करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, मैं हूं दिशा व्यस्त। आयुष्मान भव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आयुर्वेद के जरिए होने वाले इलाज की जानकारी आपको देते हैं, जिससे कि आप घर बैठे इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति का फायदा उठा सकें। आयुर्वेद में इलाज जड़ी बूटियां, सात्विक आहार और जीवन शैली के बदलाव के जरिए किया जाता है। आयुर्वेद आज स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए एक प्रभावशाली मंत्र बनता जा रहा है। जिस तरह एलोपैथी ने लोगों का विश्वास जीता था, आज वही काम आयुर्वेद करके दिखा रहा है। हर असाध्य बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है, लेकिन लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी की कमी है और कई तरह की भ्रांतियां हैं। आज हम आयुर्वेद से जुड़ी गलत धारणाएं और भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे आयुर्वेद की दवाएं गर्म होती है, उनमें स्टेरॉयड होते हैं, उनमें धातुओं की भस्मों का प्रयोग होता है, आयुर्वेद पद्धति में रिसर्च पूरी तरह नहीं होती और आयुर्वेद प्राचीन पद्धति है। युवा पीढ़ी आयुर्वेद की धीरे धीरे असर करने वाली दवाइयां नहीं चाहती। आयुर्वेदिक उपचार लंबा होता है और इसके प्रभाव बहुत देर से सामने आते हैं और भी बहुत कुछ। आयुर्वेद एक अत्यंत प्राचीन पद्धति है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज के वैज्ञानिक मापदंडों पर खरी ना उतर सके। आयुर्वेद सदियों से लोगों का इलाज करती आ रही है और तमाम वैज्ञानिक मापदंडों पर खरी उतरी है। आयुर्वेद से जुड़ी भ्रांतियों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। आज के हमारे खास मेहमान हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष व्यास। आपका आयुष्मान भव में बहुत बहुत स्वागत है। आइए डॉक्टर मनीष व्यास का परिचय हम आपको कराते हैं। डॉक्टर मनीष व्यास को आयुर्वेद में शोध का लंबा अनुभव है। डॉक्टर मनीष व्यास ने 40 से ज्यादा विषयों पर अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आयुर्वेद से जुड़े 8 पेटेंट भी आपने अपने नाम पर रजिस्टर किए हैं। डॉक्टर मनीष व्यास ने आयुर्वेद में अपना लंबे अनुभव को सेमिनारों में दूसरों के साथ शेयर भी किया है और कई शिक्षण संस्थानों में आपने आयुर्वेद के विषयों को भी पढ़ाया है। आयुर्वेद में आपके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए आपको सम्मानों से भी नवाजा गया है। तो ये था संक्षिप्त में डॉक्टर मनीष व्यास का परिचय। अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप भी फोन करके आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आयुष्मान भव में आज हम आयुर्वेदिक पद्धतियों के बारे में जानेंगे और जो भ्रांतियां हैं, जो लोगों को मिसकंसेप्शन है, मिथ है, उन सब के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की तुलना में अगर आयुर्वेदिक की तुलना की जाए तो आयुर्वेद बेहतर क्यों है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं आपका कि आपने मुझे इस चैनल पे अपना ज्ञान बांटने की कोशिश, एक मौका दिया जी। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद बाकी जो भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे श्रेष्ठ क्यों है, तो इसका एक मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा कि जब हम आयुर्वेद का एम पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं आयुर्वेद की, तो पहले हमें आयुर्वेद का प्रयोजन बताया जाता है और वो आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये जो श्लोक है ये बहुत कुछ बोल जाता है आयुर्वेद के बारे में। अगर आप जैसे देखेंगे कि सारी चिकित्सा पद्धतियां सिर्फ चिकित्सा की ही बात करती है, सिर्फ वो रोगों को ठीक करना चाहती है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो ये बताती है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, कौन सा आचरण करेंगे जो आपके शरीर के लिए और आपके देह के लिए सुखकारी होगा जी। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, सब कुछ, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, ये सारी बातें आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताई हुई हैं। जैसे घर में हम देखते हैं हमारे माँ बाप जब भी बोलते हैं कि ये मत खाओ, आइसक्रीम के बाद जो है गरम ठंडा मत करो, तो ये सारी चीजें आयुर्वेद से ही चली आ रही हैं हमारे। बट आज की जो नई जनरेशन है वो इसको एक्सेप्ट करने में चूकती है और फिर बहुत सारी जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हमें हो जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे कॉमन है डायबिटीज और रक्तचाप जो जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, बहुत कॉमन है।
30 साल में भी 40 साल में भी बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें लोगों को रक्तचाप हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं क्योंकि हम आयुर्वेद को फॉलो नहीं करते। तो आयुर्वेद एकमात्र ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो कि आयुर्वेद बीमार होने से पहले की भी बातें बताता है। वो ये बताता है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो ये शायद आप और किसी भी सिस्टम में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। उसमें बस हमेशा ये बात करी जाएगी कि भैया अब बुखार आ गया तो ये दवाई खा लो, बुखार आ गया तो वो दवाई खा लो, या ये हो गया तो ये दवाई खा लो। बिल्कुल। तो ये है आयुर्वेद की मान्यता। जी डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ वैज्ञानिक तरीके से नहीं तैयार की जाती, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये एक, जैसे हम आज मिथ पे चर्चा कर रहे हैं, भ्रांतियों पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी एक मिथ है कि आयुर्वेद की जो जितना पुराना हमारा हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति है, उतना ही पुराना आयुर्वेद है। और जितने लिटरेचर आयुर्वेद के हमें मिलते हैं, शायद ही जितने पुराने लिटरेचर आयुर्वेद के मिलते हैं उतने पुराने लिटरेचर शायद ही किसी साइंस के होंगे। और सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर मैं बात करूं कि मेडिसिन की, तो आयुर्वेद मेडिसिन को बड़े अच्छे से 2 तरह से क्लासिफाई करता है जी। एक तो आहार कल्पना, एक औषध कल्पना। औषध कल्पना को भी फिर उसने फर्दर क्लासिफाई किया है कि प्राइमरी कल्पना और सेकेंडरी कल्पना, प्रिपरेशन जिनको हम कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखते जाएंगे किसको अगर आपको तुरंत दवाई कोई बनानी है तो उसके लिए भी है, और अगर आपको बहुत समय तक स्टोर करके रखना है तो वो भी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। काफी अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। हर एक मेथड बड़ी अच्छे से लिखी हुई है कि इसमें अगर एक सिंपल जो काढ़ा बोलते हैं लोग, मैं दावा कर सकता हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे लोग काढ़ा नहीं बनाना जानते, जबकि सब ये कहते हैं कि पानी में उबाल के बना लो, लेकिन ऐसा नहीं है। काढ़ा बनाने का अलग रेशियो है, एक ड्यूरेशन है, कितनी देर तक पाक करना है उसको, कितनी देर बाद उसको छानना है, और उसकी प्रिपरेशन भी एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। तो हर मेथड बड़ी ही अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बताया है। उसके बाद प्रिपरेशन बनाना भी है, तो प्रिपरेशन की क्वालिटी भी कैसे चेक करनी है वो भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है आयुर्वेद में। तो मेरे हिसाब से जो आयुर्वेद की जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं और जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से है। बस हाँ, ये एक चैलेंज है कि हम आजकल के जनरेशन को वो चीजें समझा नहीं पाते। तो ये इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। तो वो सारी समस्याएं भी जो समय के साथ है वो दूर हो जाएंगी लोगों की। जी डॉक्टर, एलोपैथी में एक चीज ये भी होती है, जो एक्सपायरी डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एक्सपायरी दवाई खाएंगे तो वो रिएक्शन कर देगी। तो क्या ये सच है कि आयुर्वेदिक दवाओं की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। आयुर्वेद दवाइयों की भी एक्सपायरी डेट होती है जी। और इसको भी दूर करने के लिए भारत जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने अगस्त 12 को 2016 में अगस्त 12, 2016 में गजट नोटिफिकेशन निकाला था। उस गजट नोटिफिकेशन में आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयाँ A to Z सबकी जो है सेल्फ लाइफ को उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हम आसोवरिस्ट की बात करते हैं, तो आसोवरिस्ट की जो सेल्फ लाइफ है, जिसको एक्सपायरी डेट भी हम बोलते हैं, तो वो 10 साल की होती है। अगर हम उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम कोई बट्टी लेते हैं जो काष्ठ औषधियों से बनी हुई है, जो प्लांट से बनी हुई है, बेसिकली उनकी जो सेल्फ लाइफ है उसकी ड्यूरेशन 3 साल होती है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मुलेशन की अलग अलग सेल्फ लाइफ होती है, और ये तो एक भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है। डॉक्टर, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बीच एक दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, ऋषभ जी बहादुरगढ़ से। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर, आपसे मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ, और आप बता रहे थे एक्सपायरी डेट्स के बारे में। हाँ, तो ये तो एक गजट नोटिफिकेशन है आज के समय के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन ये सारी दवाइयों की जो सेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है, वो भी आयुर्वेद के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, सारंगधर संहिता, स्वस्थ तरंगिणी,
और आप जितनी भी इनकी किताबें पढ़ेंगे उन सब में जो भी फॉर्मुलेशन बताई है उसकी सेल्फ लाइफ या उसकी जो सावीर्यता अवधि हम जिसको बोलते हैं वो बड़े अच्छे से मेंशन है। तो ये एक भ्रांति है कि आयुर्वेद की कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती, आयुर्वेद दवाइयों की कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी दवा ले रहे हैं जी, वो दवा को हमेशा आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे लें। जैसे एक एलोपैथी की दवाई लेते हैं वैसे एक आयुर्वेद की दवाई भी प्रिस्क्रिप्शन पे लें, उसको उचित तरह से यूज करें जिस हिसाब से वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर इस डिबेट में अगर मैं एक्सपायरी डेट की बात करूं मैडम, तो मुझे लगता है कि आज का समय हमारे लिए कम पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो इस सवाल को मैं यही खत्म करना चाहूंगा। अगर आप इस पर कुछ और प्रकाश चाहती हैं तो मैं जरूर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। जी, आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए कोई नियामक या रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ऐसा कहा जाता है, क्या ये सच है? नहीं, ये भी बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि रेगुलेशंस की जहां तक बात करूं मैं, तो यहाँ भी एक्चुअली ये चीजें इतनी अच्छे से नहीं बताई जाती हैं और इसी के कारण इस तरह के सवाल जो है उत्पन्न होते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की। अगर इसका चैप्टर 4A है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो रिलेटेड है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी द्रव्यों के लिए। जो भी मेडिसिन आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी की बनती है उन सब के लिए चैप्टर 4A दिया हुआ है। रेगुलेशन की बात करें और उसमें एक चैप्टर 5 भी है, वो मिसलेनियस है जी, ठीक है। तो वो भी इन सब के बारे में बताता है कि किस तरह से आयुर्वेद की दवाइयाँ बनानी है, किस तरह से क्या करना है। और अगर इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें रेगुलेशन मिलते हैं, जिसमें DMP एक है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ही है। DMP वो बताता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनानी है उसके लिए जो इंडस्ट्री है उसकी क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। कोई भी नई फॉर्मुलेशन है, जो भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनके लिए भी रेगुलेशंस हैं। अगर कोई ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज है तो उसके लिए भी रेगुलेशंस है। तो बहुत सारे तरह के रेगुलेशंस हैं। और अभी रिसेंटली भी कुछ कोरोना को देखते हुए भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ रेगुलेशंस किए हैं प्रकाशित। तो ये समय समय पर रेगुलेशंस बनते रहते हैं आयुर्वेद के लिए, और आयुर्वेद को इस चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है आज के समय में कि आयुर्वेद को वर्तमान समय के हिसाब से चलाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको हमें समझना भी पड़ेगा उसी हिसाब से। तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम उनके संबंधित जो है रेगुलेशंस को प्राप्त कर सकते हैं जी। तो ये सरासर एक भ्रांति ही है कि कोई रेगुलेशन आयुर्वेद का ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे रेगुलेशन है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर, जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो जड़ी बूटियों की बात लोगों के मन में आ जाती है, और ये भी कहा जाता है कि जिस दवा में पौधे या जड़ी बूटियों का समावेश होता है वो आयुर्वेद की दवा मानी जा सकती है। कितना सच है ये भी आजकल जड़ी बूटियां ये बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं मैडम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारी कंपनियां लिख देती है एक ड्रग ली आयुर्वेद की कोई और बोल दिया आयुर्वेदिक ड्रग है, जबकि उसमें वो एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे थे, उसमें पूरा ड्रग यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो बोलते हैं आयुर्वेद की ये दवाई है। आयुर्वेद के लिए एक कैटेगरी जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसमें ही जब अगर आप ना सेक्शन 3A देखते हैं तो उसमें क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की डेफिनेशन दी हुई है, और उसके हिसाब से जो भी एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ बुकों का समावेश किया गया है, उन बुकों में जो भी क्लासिकल फॉर्मूला जब एज इट इज उठा के द्रव्य बनाया जाता है तो उसे क्लासिकल फॉर्मुलेशन कहते हैं। और उन्हीं द्रव्यों में से जो उन बुक में जो द्रव्य मेंशन है उस द्रव्य में से कुछ द्रव्यों को सिलेक्शन किया जाता है, तो वो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी की कैटेगरी में आते हैं, वो सेक्शन 3H में मेंशन है। तो ये बहुत क्लियर कट है कि हर हर्बल ड्रग
आयुर्वेदिक ड्रग नहीं होती। ये मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जहां भी कोई एक पत्ती बना दी बॉक्स में या कंटेनर पे दवाइयों के, तो ऐसा नहीं है कि वो आयुर्वेद से ही उत्पन्न है। उसके लिए अपनी एक तरह का डिस्क्रिप्शन है और उसकी कई कैटेगरियां हैं, क्लासिकल ड्रग है, पेटेंट है और प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। तो इस तरह से है मैडम ये सारी चीज। मैं नहीं मानता कि कोई जो जिसमें भी कोई अगर हर्बल ड्रग का कोई एक्सट्रैक्ट मिला दिया है तो वो आयुर्वेद द्रव्य हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। और ये सरासर मेरी बुद्धि को तो यह जो है परिचय हाँ नहीं बोलता है। ये मेरे हिसाब से सरासर गलत है। बिल्कुल डॉक्टर, ये भी माना जाता है कि आयुर्वेदिक उपचार काफी लंबा होता है और इसके प्रभाव भी बहुत देर से सामने आते हैं, इसलिए जो लोग हैं वो एलोपैथी की तरफ जाते हैं, आयुर्वेद की तरफ नहीं आते। मैडम, आयुर्वेद का प्रचार ऐसा नहीं है कि बहुत धीमा होता है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत फास्ट होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे ये डिपेंड ये करता है कि आपको बीमारी कौन सी हुई, उसका चिकित्सा का इलाज क्या है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे डिजीज देखेंगे जिनके कोई ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में नहीं है, जैसे हम लिवर डिजीज की बात कर लें, तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं। लिव52 एक बहुत कॉमन ड्रग है जो कि बहुत अच्छी से यूज होती है लिवर डिसऑर्डर्स में जी। तो ऐसे सोरियासिस में भी आयुर्वेद की दवाइयों के काफी अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस वैद्य के पास गए हैं और कैसा आप ट्रीटमेंट या उपचार ले रहे हैं। ये बिल्कुल भी तर्क संगत बात नहीं है कि हर आयुर्वेद का इलाज धीमा होता है और हर आयुर्वेद पद्धति का इलाज तेज होता है। ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो मैं यही कहूंगा कि ये डिपेंड करेगा कि आपको डिजीज कौन सी है और उसका उपचार क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। डॉक्टर, एक सवाल लोगों का यही होता है कि जब वो दवाई लेते हैं तो क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा? अगर आयुर्वेद की बात करें तो क्या आयुर्वेद की दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता? आयुर्वेद में लोग कहते हैं, मैं छोटा था जब मैंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा था तो मुझे भी यही लगता था कि आयुर्वेद की कोई भी दवाई खा लो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। इसके लिए मैंने एक चरक का एक कोटेशन मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ सभी दर्शकों के सामने, और बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, वो मैं उनको बताऊंगा कि उन्होंने बोला था कि योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम स्वैषम भवेत् ऐसिदम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम सत्यते संपद्यते विषम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी द्रव्य आप चाहे वो मेडिसिन ही है, अगर आप उसका सही मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे तो वो विष की तरह काम भी कर सकता है। और अगर कोई विष है उसका अगर आप सही मात्रा में सही समय पर सही कंडीशन में उसका प्रयोग करते हैं तो वो जो है औषधि से भी अच्छा काम करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है चरक ने कही थी। इसके अलावा उन्होंने भी ये भी एक आयुर्वेद में एक और चीज है, लोग कहते हैं साइंटिफिक नहीं है, मैं पिछले क्वेश्चन को यहाँ भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा इसमें। आयुर्वेद बोलता है कि जो आपकी दवा आपको दी जाती है वो एक कुछ फैक्टर्स है उन पर रिस्पॉन्सिबल होती है। उनमें देश है, काल है, अग्नि है, मात्रा है, साथ में है, दोष है, संस्कार है, वीर्य है और कोष्ठ है। मतलब ये कौन सी जगह पे आप ले रहे हैं, कौन से सीजन में ले रहे हैं, आपकी डाइजेशन की पावर क्या है, आपने डोज कितनी ली है, आपसे कंपेटेबिलिटी क्या है, आपके बात है, पित्त है, कफ है, कौन सी प्रकृति है, प्रोसीजर किस प्रोसीजर से बना है, वीर्य पोटेंशी से बना है, कोष्ठ का आपका बाउल का क्या कंडीशन है। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कोई भी चीज अगर आप बिना किसी जो है चिकित्सक की सलाह से अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है चाहे वो आयुर्वेद की हो चाहे वो मॉडर्न की हो, नुकसान कर सकती है। अभी रिसेंटली कुछ आर्टिकल निकले थे, कुछ लोगों ने जो कोरोना की दवाइयों का इलाज खुद करना चालू कर दिया और उनको बाद में उसके काफी सारे जो है उनको दुष्प्रभाव उसके झेलने पड़े। तो ऐसा ना करें। मेरी सभी दर्शकों से एक विनती है कि आयुर्वेद को हमेशा आप जो है चिकित्सक से सलाह लें, जाएं चिकित्सक के पास, चिकित्सक आपको बताए कि आपके लिए वो दवाई सुटेबल है कि नहीं है।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए आयुर्वेद में। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक सिस्टम की तरह नहीं होता हमारे यहाँ कि एक डिजीज के लिए एक ही प्रिस्क्रिप्शन चलता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप आदमी के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन बदल जाता है, देश के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन बदल जाता है, सीजन के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन बदल जाता है, मात्रा भी अलग अलग होती है मैडम। बिल्कुल। डॉक्टर, लोगों को आयुर्वेद के उपचार और आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उनको यही कहूंगा कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करना चाहें, आप पहले चिकित्सक से सलाह लें, चिकित्सक के पास जाएं, उससे अपना बीमारी बताएं और उस बीमारी के हिसाब से वो दवा लें और उस दवा का सही मात्रा में सही समय पर, जैसे जैसे उन्होंने बोला है कि अनुपान बेसिकली एक दहीकन होता है कि आपको दूध के साथ लेना है, आपको मधु के साथ लेना है, आपको पानी के साथ लेना है। जैसा उन्होंने बोला है वैसा करें और आपको आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जब भी आप किसी चिकित्सक को फॉलो करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो आयुर्वेद आपको कभी निराश नहीं करेगा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मनीष व्यास, जिन्होंने हमको आयुष्मान भव में आयुर्वेदिक उपचार के तरीके बताए और जो भ्रांतियां हैं लोगों में उनको दूर किया। और हमारे साथ आयुष्मान भव में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।